डिविडेंड काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं फॉर सम बैंक लाइक 20% प्लस इन केस बैंक अल्फला, यूबीएल, एचएमबी, एमसीबी इनकी यील्ड 20% प्लस है. Even in case Mizan Bank for that matter yields comparatively yes lower side पे, but everybody knows कि किस तरीके से इसका track record रहा है. Defensive sectors like fertilizer again offers high dividend yields like Anglo Fertilizer, Anglo Foundation, OMC, especially I'm not saying PSO, saying Atak Petroleum and Pakistan Oil. The cements देखें AV per ton में they are very cheap. But I think मैं cyclicals at the moment थोड़ा prefer नहीं करूँगा. Right. रीजन सीमेंट में ऑलरेडी एक एक्सपेंशन साइकिल जो है वो स्टार्ट हो गया है. Right. 12-13 मिलियन टन की एक्सपेंशन इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स फिस्कल 23 है. सो दिस विल कैन हैव प्रेशर, बट अगर इवन समबडी हैज 2 से 3 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, then it can go for cyclical. Currently government does not have any other option just to continue the IMF program. यहाँ पे hurdles 2-3 आ रहे हैं. एक तो ये कि IMF की रिजर्वेशन है जो फाइव एक्सपोर्ट सेक्टर्स को जो सब्सिडी रिलीफ प्रोवाइड किया टिल जून 110 बिलियन, वो एक हर्डल आ रहा है. IMF apparently doesn't want this. Then secondly लेटेस्ट जो किसान पैकेज जो न्यूज़ फ्लो उसके हिसाब से राइट पर एवरीबडी कीप्स आस्किंग कि गवर्नमेंट तो कह रही थी कि ये कोई 40 बिलियन से ज़्यादा के नंबर्स थे वो शोइंग कि हमारे पास बजटेड नंबर्स हैं, ये फ़लाँ जगह से आ जाएगा, फ़लाँ मुल्क से आ जाएगा. व्हाट हैज़ हैपन टू ऑल दैट? देखिए अनफॉर्चुनेटली यस गवर्नमेंट ने अपनी एफर्ट्स की. लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम कतर से इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड थी, यूएई से इनफ्लोज एक्सपेक्टेड थे, एंड इन द लेटेस्ट डेवलपमेंट $13 बिलियन जो रिसेंटली कोट किया जा रहा था फ्रॉम चाइना एंड सऊदी अरेबिया. सो ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है. इशू यहाँ पे जो करंटली है, जो गवर्नमेंट के बजटेड टारगेट्स थे फंडिंग के, उसमें अराउंड $7.5 बिलियन कमर्शियल लोन्स टारगेट कर रही थी. बट अनफॉर्चुनेटली जो अनसर्टेनिटी है इकोनॉमी में, सो ये एक हेड है जो कि काफ़ी मेजरली हिट होता नज़र आ रहा, बिकॉज मे बी शायद जो इंटरनेशनल लेंडर्स हैं कमर्शियल सेंस में शायद कंफर्टेबल ना हो लैंडिंग करने के, बट इन केस अगर गवर्नमेंट नेगोशिएट करने के लिए सक्सेसफुल हो जाए, ये एक बहुत बड़ा एक फंडिंग मोड हो सकता है. एट द मोमेंट डिफिकल्ट लग रहा है कि डेट रिपेमेंट अगर हम देखें नवंबर दिसंबर के जो डेट रिपेमेंट थी वो अब $1 बिलियन थी इन जस्ट 2 मंथ्स, और उसमें अभी हम का नंबर भी अगर देखें लास्ट वीक भी $950 मिलियन का एक डेट रिपेमेंट डिक्लाइन आया था. कुल इस साल का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है मेरे हिसाब से अराउंड कोई $9 बिलियन है. फ्लड्स बात कर ले तो सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी रिजॉल्व की तरफ जा रही थी, बट एट द मोमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल एंड ग्लोबल इश्यूज जो डेट रिपेमेंट है और प्लस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड है उसको मीट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है. ये हमारे एस्टिमेट के हिसाब से अराउंड $31 बिलियन के करीब टोटल एक्सटर्नल फंडिंग नीड्स इस साल होगी. This is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. गुज़िश्ता 4-4.5 महीने से हम देख रहे हैं कि एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन है, वन आफ्टर अनदर, और हर दफ़ा ये लगता है कि अगले दिन अगले लम्हे जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट होने जा रही हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट अपीयर्स इज़ एंड व्हाट कम्स आउट इज़ अ बिगर इशू एंड अ बिगर चैलेंज. सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की मईशत का है. पाकिस्तान की मईशत में एक्सटर्नल अकाउंट की मैनेजमेंट का है, और एक्सटर्नल अकाउंट की मैनेजमेंट में जो एक्सटर्नल एंटिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, डोनर एजेंसीज़ हैं और दोस्त ममालिक हैं, सारी कौम और सारे के सारे लोग इनकी तरफ देख रहे हैं. एंड पीपल होप के सम हाउ समथिंग विल हैपन, बट अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है. नेगेटिव न्यूज़ स्टार्ट कमिंग फास्ट. सो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि जो रैंकिंग है और जो रेटिंग है पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने से मुतालिक वो चली गई है 60%, 70% के दरमियान, और इस वक्त लोग काफ़ी सारे परेशान हैं, वेदर रिलेटेड टू द कैपिटल मार्केट, महंगाई से परेशानी है. बट सबसे बड़ा चैलेंज इज़ आई सेड इन द अर्लियर सेगमेंट ऑफ द इंट्रोडक्शन, दैट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ द एक्सटर्नल अकाउंट, जहाँ पे लगता है
कि पीडीएम का जो सेटअप है, जो गवर्नमेंट है, वो शदीद चैलेंजेस को फेस कर रही है। आज के प्रोग्राम में हम अरसलान से डिस्कस करेंगे। ही इज़ फ्रॉम ऑप्टिमस। ये हमें बताएंगे कि इनका व्यू क्या है, एक्सटर्नल अकाउंट की मैनेजमेंट कैसी कर रहे हैं डॉक्टर साहब, गोइंग फॉरवर्ड चीज़ें कितनी सॉर्टेड आउट हो जाएंगी। और प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे ताहिर अब्बास, जो कि हमें आरिफ हबीब सिक्योरिटीज़ की जानिब से मईशत के ऊपर व्यू देंगे और थोड़ा सा ये भी बताएंगे कि कौन से वो जनरली हम अपने प्रोग्राम में ज़रूर डिस्कस करते हैं कि गिवन द प्रेजेंट इकनॉमिक सिचुएशन कौन से सेक्टर्स को देखना चाहिए, कौन सो को अवॉइड करना चाहिए। दैट इज़ पार्ट एंड पार्टिसिपल of our program format. So Arsalan, welcome to the show and Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम, how are you? Good. Arsalan brother, सबसे पहले ये बताएं, how do you look at the present situation vis-a-vis external account? देखिए, करंट सिचुएशन इज़ क्वाइट चैलेंजिंग एट द मोमेंट, स्पेशली कैट का जो अगर हम प्री फ्लड्स बात कर लें तो सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी रिजॉल्व की तरफ जा रही थी, बट एट द मोमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल एंड ग्लोबल इश्यूज जो डेट रीपेमेंट है और प्लस हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड है उसको मीट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है। अगर हम इसको बाइफरकेट कर तो पहले मैं लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट how much the external funding needs Pakistan will have in fiscal 23. I think ये हमारे estimate के हिसाब से around 30-31 billion डॉलर के करीब total external funding needs इस साल होगी। इसमें मेन एक थोड़ा सा relatively एक support जो मिला है in recent few months momentum वो कैट की तरफ से मिला है। कैट अगर हम देखें लास्ट मंथ $100 million डॉलर के अराउंड है। इस मंथ भी प्रीवियस का नंबर जो आया है ट्रेड वो भी अराउंड कोई 24 मंथ्स लो का नंबर आया है अक्टूबर में। सो मोस्ट प्रॉब्ली इस मंथ अराउंड कोई $500 million एक्सपेक्टेड है। सो considering slight ease off in commodity prices and administrative measures from State Bank, इसकी वजह से imports especially like machineries, ऑटोमोबाइल एंड अदर उसकी स्लो डाउन काफ़ी ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव में हुई है। सो होपफुली इस साल का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है मेरे हिसाब से अराउंड कोई $9 billion है, विच इज़ अराउंड 2.4% ऑफ GDP। देन विच इज़ अगर मैं इसको कंपेयर करूँ विद द स्टेट बैंक नंबर्स एंड द नंबर्स ऑफ IMF, सो IMF इज अराउंड 2.5% GDP करंट अकाउंट डेफिसिट। स्टेट बैंक का स्लाइटली ऊपर तरफ एस्टिमेट है अराउंड 3%, बट आई थिंक जो अभी लेटेस्ट मोमेंटम उसके हिसाब से काफ़ी हद तक ये रिड्यूस हो जाएगा। सो वी एक्सपेक्ट के नेक्स्ट पॉलिसी में स्टेट बैंक भी मे बी शायद अपने एस्टिमेट डाउनवर्ड रिवीजन करें। सो नाउ द बिगेस्ट इशू इज डेट रीपेमेंट। डेट रीपेमेंट अगर हम देखें तो अभी जो रिवाइज स्टेट बैंक के भी नंबर आए थे उसमें नवंबर दिसंबर के जो डेट रीपेमेंट थी वो अब $1 billion थी इन जस्ट 2 months, और उसमें अभी हम का नंबर भी अगर देखें लास्ट वीक भी $950 million का एक डेट डिक्लाइन आया था। अब इसकी फंड का एक जस्ट पहले थोड़ा सा ये बता दें कि ये $3 billion की तो रीपेमेंट पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 8 से 9 महीनों के अंदर की है, बट ये फंडिंग साइड पर एवरीबडी कीप्स आस्किंग कि गवर्नमेंट तो कह रही थी कि ये कोई 40 बिलियन से ज़्यादा के नंबर्स थे वो शोइंग कि हमारे पास बजटेड नंबर्स हैं, ये फ़लाँ जगह से आ जाएगा, फ़लाँ मुल्क से आ जाएगा। व्हाट हैज़ हैपन टू ऑल दैट? देखिए अनफॉर्चुनेटली यस, गवर्नमेंट ने अपनी एफर्ट्स की, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम कतर से इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड थी, UAE से इनफ्लोज एक्सपेक्टेड थे, एंड इन द लेटेस्ट डेवलपमेंट $13 billion जो रिसेंटली कोट किया जाता था फ्रॉम चाइना एंड सऊदी अरेबिया। सो एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है। इशू यहाँ पे जो करंटली है, जो गवर्नमेंट के बजटेड टारगेट्स थे फंडिंग के, उसमें अराउंड $7.5 billion कमर्शियल लोन्स टारगेट कर रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली जो अनसर्टेनिटी है इकोनॉमी में, सो ये एक हेड है जो कि काफ़ी मेजरली हिट होता नज़र आ रहा, बिकॉज मे बी शायद जो इंटरनेशनल लेंडर्स हैं कमर्शियल सेंस में शायद कंफर्टेबल ना हो लैंडिंग करने के, बट इन केस अगर गवर्नमेंट नेगोशिएट करने के लिए सक्सेसफुल हो जाए
ये एक बहुत बड़ा एक फंडिंग मोड हो सकता है। एट द मोमेंट थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि पूरा इसमें जो एक लेटेस्ट न्यूज आई थी कि $3.3 बिलियन चाइना की तरफ एडिशनल लोन्स यहाँ मिले। सो इन केस अगर ऑफर हो जाए प्लस डिपॉजिट्स 4 बिलियन सऊदी एंड चाइना से भी मिल जाए तो ये एक काफी बड़ा एक बफर प्रोवाइड कर देते हैं, प्रोवाइडेड कि अगर ये हमें इनफ्लो होते हैं। If this is not the case, then we can have some serious issues in funding those current account deficit and external debt repayments. Eurobond और Sukuk International $2 billion target था भाई। I don't think के considering जो international पाकिस्तान की yields चल रही हैं 22 रेंज बिटवीन मेच्योरिटी के हिसाब से इवन 60% तक भी जा रही हैं। दिस इज फिजिबल ऑप्शन, तो हम इसको भी $2 बिलियन को माइनस कर देते हैं एट द मोमेंट। देन जो मेन बेट रहेगी गवर्नमेंट की वो मल्टीलैटरल पे ही रहेगी और यहाँ पे फ्लड रिलेटेड कुछ फंडिंग अगर आ जाए, जैसे आज वर्ल्ड बैंक की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि $1.3 बिलियन दिसंबर में डिसबर्स होगा। सो इफ दिस $1.3 बिलियन कम्स, $0.8 बिलियन यूनाइटेड नेशन ने कमिट किया था, ये गवर्नर साहब ने भी डिस्कस किया था मॉनेटरी पॉलिसी ब्रीफिंग में। देन इसके अलावा जो कुछ अदर प्रोजेक्ट्स हैं प्रोग्राम लेड लैंडिंग, जिसमें राइज 2 है और फेज 2 है, इसमें अगर कोई हर्डल्स क्लियर हो जाते हैं तो यहाँ से भी $1 बिलियन प्लस आई थिंक एट द मोमेंट मल्टीलैटरल विल बी क्रिटिकल, यहीं पे बैठ के जा सकता है। अदरवाइज कमर्शियल बैंक, कमर्शियल लैंडिंग ये थोड़ा डिफिकल्ट सा रहेगा, इसकी वजह से हम थोड़ा ब्रीच भी मेरे ख्याल के काफ़ी हम नेक टू नेक भी चल सकते हैं एज पर जितनी हमारी फंडिंग रिक्वायरमेंट उसको मीट करने के लिए। और पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो उसमें अगर कंफर्ट नहीं आता, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहती है, तो ये जो December 5 का मार्क है, आप इसमें भी कोई चैलेंजेस देख सकते हैं पाकिस्तान के लिए? देखिए इसमें तो आपको सेकंड थॉट नहीं रही कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है दिस इज की फॉर इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। यहाँ पे आई थिंक जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का आना पोस्ट आप जो दिसंबर के बाद की बात कर रहे हैं, दिस विल बी आई थिंक वेरी क्रिटिकल इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट प्लस द डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट एज वेल। अगर स्टेबिलिटी वहाँ से that will definitely be translated into economic forecast. Reason being जो आपकी ये फंडिंग है वो बेसिकली आपका रिस्क थोड़ा मिटिगेट होगा इन रीजंस की वजह से, रिस्क डाउन प्ले होने की। आई थिंक अगले 1-2 महीने क्रिटिकल रहेंगे पाकिस्तान के, मे बी यहाँ से थोड़ी डायरेक्शन सेट हो। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस December 5 की जो मेच्योरिटी है, इसके बारे में व्हाट इज़ योर व्यू? देखिए अभी तो मोस्ट प्रॉब्ली यही लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो पे ऑफ कर देगी। ओके, बट काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड ऐसे डिस्कस के फंडिंग जो हाईलाइट न्यूज़ में ये अगर मिलती है तो रिजर्व्स में थोड़ा सपोर्ट। करेंटली एट द मोमेंट ओनली 1.3 कवर स्टेट बैंक के रिजर्व्स में, विच इज एक्सट्रीमली लो, so that needs to be built up. IMF स्टेट टारगेट लैंड का रिजर्व का $16 बिलियन का था, सो लॉन्ग वे टू गो, बट वी जस्ट होप कि जितने कंपनीज हैं फ्रॉम दिस डिपॉजिट्स एंड मल्टीलैटरल ये फोकल हो जाए, दैट विल बी गुड फॉर पाकिस्तान इकोनॉमिक सिचुएशन। तो ये अगले 7 महीनों में जो $30 बिलियन की आप कहें लाइबिलिटी खड़ी हुई है, आपको लग रहा है ये चीज़ें मैनेज हो जाएंगी? ओके, कैसे होंगी आपकी नज़र में, अगर होंगी भी तो? देखिए हम जो मेजर्स उससे ले सकते थे वो तो हमने कैट को कंट्रोल करने में लिए, किसी काफ़ी हद तक लिए। ओके, जो हमारे वी कैन एज अ गवर्नमेंट वी कैन ट्राई क्या आउटकम निकलता है, एज आई मेंशन वो सोली डिपेंड करेगा कि आपकी फंडिंग आपको इंटरनेशनली मिल जाए, सऊदी अरबिया फिर यूएई की तरफ से और चाइना की तरफ से। दिस विल बी आई थिंक क्रिटिकल एंड लेट्स सी किस तरीके से
चीज़ें डेवलप हुआ एट द मोमेंट कमर्शियल लैंडिंग और बॉन्ड और ये सुकूक आई डोंट थिंक ये इतने ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी इन टारगेट को मीट करने। अच्छा अरसलान, एक चीज़ और बताएं कि IMF का जो प्रोग्राम है, एवरीबडी नोज दैट इज़ वेरी क्रिटिकल, एंड IMF यस्टरडे सेड कि आपको 800 बिलियन रुपीस के टैक्सेस महसूलात लगाने होंगे। अब अगर जब रेवेन्यू शॉर्टफॉल बढ़ता है तो उसकी एक ही वजह होती है कि हमारा टैक्स आता है इंपोर्ट से, इंपोर्ट को आप CAD मैनेज करने के लिए कर्टेल करते हैं, बंद करते हैं टैक्स, इससे विशियस सर्कल। सो आपको ये बताएं कि IMF का प्रोग्राम कितना यानी स्टेबल रहता हुआ दिख रहा है? देखिए करंटली गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन जस्ट टू कंटिन्यू द IMF प्रोग्राम। यहाँ पे हर्डल्स 2-3 आ रहे हैं। एक तो ये कि IMF की रिजर्वेशन है जो फाइव एक्सपोर्ट सेक्टर्स को जो सब्सिडी रिलीफ प्रोवाइड किया टिल जून 110 बिलियन, वो एक हर्डल आ रहा है। IMF apparently doesn't want this. Then secondly लेटेस्ट जो किसान पैकेज जो न्यूज़ फ्लो आ रहा है उसके हिसाब से उसमें भी रिजर्वेशंस IMF में है, क्योंकि अगेन इसमें सब्सिडीज काफ़ी ऑलरेडी फिस्कल हम इतनी बेहतर सिचुएशन में नहीं है, तो वहाँ से भी रिजर्वेशन। थर्डली जिस तरीके से रेवेन्यू शॉर्टफॉल हुआ है लास्ट 2 रुपीज़ का, और इस मंथ एक्सपेक्टेड है कि मे बी शायद क्योंकि टारगेट 600 रुपीज़ प्लस का टारगेट है, तो अगर ये फर्दर शॉर्टफॉल होता है हाईलाइट लास्ट जो 8th and 9th रिव्यू होता है IMF का डिटेल डॉक्यूमेंट, उसमें देयर इज अ स्टेटमेंट फ्रॉम IMF कि इन केस अगर आप रेवेन्यू शॉर्टफॉल करते हैं देन यू हैव टू गो फॉर अ मिनी बजट। सही, ओके, एक महीना मिस कर, लेट्स से दिसंबर अगर टारगेट मीट नहीं होता है, इफ देयर इज अ शॉर्टफॉल, then I think it will be very difficult not to go for a mini budget. ओके, ओके, मैं एक चीज यहाँ पे अंडरस्टूड। हाईलाइट ये करूँ, GST जो है वो अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में अप्लाइड नहीं हुआ, 0% है। यहाँ पे इसका अप्लाई होना इज वेरी क्रिटिकल। मे बी आई वाज एक्सपेक्टिंग इस फोर्टनाइटली में इनकॉर्पोरेट होता ही है, मे बी शायद 1 दिसंबर से न्यू प्राइसेस आती हैं, and this is something very important as far as is concerned. सो अरसलान, आखिर में बिकॉज हमारे प्रोग्राम के सेगमेंट का वक्त ख़त्म हो रहा है, ये बताएं कि गिवन दिस प्रेजेंट सिचुएशन, इफ़ आई वर टू मेक माई सेविंग गो टुवर्ड्स द स्टॉक मार्केट, सो मुझे किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? कौन से सेक्टर्स हैं जो इस चैलेंजिंग सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे? कौन से होंगे कि जिसमें अभी भी एक इन्वेस्टर को मैं कह सकता हूँ कि यार आप यहाँ कंसिडर करें कुछ इन्वेस्ट करने का? नहीं, क्लियरली अभी जो इन्वेस्टमेंट थीम है वो रीजन बीइंग काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है एंड वैल्यूएशन आर सिग्निफिकेंटली डाउन। सो बहुत अच्छी कंपनीज हाई डिविडेंड यील्ड ऑफर कर रही हैं, उसमें अगर बैंकिंग स्टॉक्स देखें, नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी कंसिडरिंग सुपर टैक्स 4% लगता है, फर्दर यहाँ पे हायर साइड 10% नहीं होता है, तो डिविडेंड काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है फॉर सम बैंक लाइक 20% प्लस इन केस बैंक अल्फला, UBL, HMB, MCB, इनकी यील्ड 20% प्लस है। ओके, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी है। ओके, तो बैंक्स कंसीडर की जाती हैं। इवन इन केस मिजान बैंक फॉर दैट मैटर यील्ड्स कंपैरेटिवली यस लोअर साइड पे, बट एवरीबॉडी नोज के किस तरीके से इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, and numbers are pretty promising numbers, so this also makes a good case. Then I would say again stick to defensive sectors like fertilizer. Fertilizer again offers high dividend yields like Anglo Fertilizer, Anglo Fertilization. Then you can also go for OMC, especially I'm not saying PSO energy sector, right, but पेट्रोलियम यू कैन कंसीडर इन अ वे कि यहाँ पे अभी आप भी न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे कि OMC मार्जिन 6 रुपीज़ पर लीटर मे बी एनी टाइम सून रिवाइज अप हो जाएंगे। दैट विल प्रोवाइड अ गुड सपोर्ट टू द प्रॉफिटेबिलिटी एंड डिविडेंड यील्ड एज वेल। सो दिस कंसीडर इन सेक्टर में मैं PO ज़्यादा प्रेफर, रीजन बीइंग सर्कुलर डेट में इतना एक्सपोज नहीं है और डिविडेंड। So you're saying what did you say? Sui Nadhan?
No. I'm saying Atak Petroleum and Pakistan Oil Field. Okay, POL and Atak Petroleum. Now, I think the sector allocations में the biggest question comes in mind के cyclical sectors में Mm-hmm. exposure कब build करना चाहिए. Right. And I agree with the fact the prices are significantly low. यहाँ पे अगर सीमेंट देखें AV per ton में they are very cheap, replacement cost is very high. ऑटो सेक्टर अगर yes there is currently ये काफी ज्यादा Then. चैलेंज रीजन बीइंग वॉल्यूम्स नहीं होंगे Mm-hmm. बट आई थिंक मैं सिक्लिकल्स एट द मोमेंट थोड़ा प्रेफर नहीं करूंगा Right. रीजन सीमेंट में ऑलरेडी एक एक्सपेंशन साइकिल जो है वो स्टार्ट हो गया है Right. Right. 12-13 मिलियन टन की एक्सपेंशन इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स फिस्कल ईयर 23 सो दिस विल कैन हैव प्रेशर बट अगर इवन समबडी हैज 2 से 3 साल का इन्वेस्टमेंट Mindset. होराइजन है then it can go for Cement. cyclical Okay. yes cement इकोनॉमी के कौन से सेक्टर उनकी नज़र में हैं कि जो प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और जिसमें जो चैलेंजेस हैं वो शायद उतने शदीद नहीं है जितना कि दूसरे सेक्टर्स में विच आर लिंक टू द फाइनेंस लिंक टू द इंडस्ट्री दैट रिक्वायर्स फाइनेंस वेरी एग्रेसिवली. सो अब्बास से समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड. सो अब्बास, ओवर टू यू, टेल अस व्हाट आर द सेक्टर्स के जिनको अभी एक सेवर जो है वो देख सकता है इन अ बेटर वे एंड व्हाट आर द चैलेंजेस दैट अ सेवर हैज़ टू टेक केयर ऑफ. जी बिल्कुल। तो इसमें सानी साहब, अगर आप देखें तो इस वक्त मार्केट की जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। हम लोग ये अक्सर कहते आए हैं और हम लोग हमेशा जो है वो इस तनाजुर में बात कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप पिछले 6 महीने में डेटा निकाल के देखें तो आपको नजर आएगा कि बहुत सारे स्पॉन्सर जो हैं वो बायबैक कर रहे हैं। राइट. अच्छा, उसका रीजन ही ये है कि जो एसेट वैल्यूएशन इस वक्त स्टॉक मार्केट में आपको अवेलेबल है वो इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव है, इतनी ज्यादा चीप है कि स्पॉन्सर को खुद भी लग रहा है कि ये इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो इट्स बेटर कि मैं जो हूँ वो आज इन लेवल्स पे जो है वो अपना शेयर बैक कर लूँ, और ऑब्वियसली ये जो है वो बेनिफिशियल होगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए। तो हमने देखा है कि जैसे आप देखें अभी बैंक अल्फला ने जो है वो बायबैक का नोटिफिकेशन दिया है, इससे पहले लकी सीमेंट ने दिया है, उससे पहले जो है वो मेपल लीफ ने दिया है, और इसके अलावा जेडीडब्ल्यू ट्राईपैक. शुगर ने दिया है। जी, बहुत सारी कंपनीज जो हैं उनके स्पॉन्सर्स ये समझते हैं कि ये बायबैक के लिए जो है वो बहुत अट्रैक्टिव टाइम है, और आई थिंक उसका रीजन ही ये है कि वैल्यूएशन इस हद तक नीचे है और इतनी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है कि स्पॉन्सर भी जो है वो का शेयर्स जो है वो बायबैक कर रहे हैं। अब जहां तक आपकी बात रही कि आपने पूछा कि कौन से सेक्टर अट्रैक्टिव है, तो मेरे ख्याल में देखें, अगर हम देखें तो इस वक्त जो सेफ सेक्टर आपको नजर आता है उसमें जो है वो एक तो मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो काफी हद तक जो है वो सेफ है। इंटरेस्ट रेट सिनेरियो अगर आप देखें तो इस वक्त इंटरेस्ट रेट जो है वो 15% पे है। आगे जाते हुए हमें लगता है कि इस साल के आखिर में लाइक मई और जून में इंटरेस्ट रेट में कमी की गुंजाइश है, बट वो बहुत अग्रेसिव नहीं होगी, बहुत स्लो वे में होगी। लाइक 1% तक जो है वो कमी हो सकती है। तो आई थिंक अगले 1 साल के व्यू पे जो है वो बैंकिंग सेक्टर जो है वो फिर भी जो है वो काफी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी उनकी होगी और उनकी वैल्यूएशन। बट ताहिर, आपको रोक के एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि पिछली दफ़ा जो सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे गवर्नमेंट ने वहाँ पर सुपर टैक्स लगाया, सो ये रिस्क तो कैरी करते हैं ऑल दो सेक्टर्स के जो इकोनॉमी में परफॉर्म कर रहे होंगे, गवर्नमेंट वहाँ सुपर टैक्स टाइप की चीज़ कर सकती है। जी सानी साहब, देखें जो सुपर टैक्स का एलिमेंट है वो तो अभी भी मौजूद है। सो फॉर इंस्टेंस बैंक्स पे जो है वो वैसे ही टैक्स रेट एक तो बढ़ गया है, Right. 35 की जगह 39 हो गया है ऑलरेडी, और 10% का सुपर टैक्स इस साल एप्लीकेबल है और फिर अगले साल से 4% है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 10% एक दफा देने के बाद जो रिकरिंग सुपर टैक्स है, अनलेस कोई नए फाइनेंस बिल या फाइनेंस एक्ट आता है और उसमें उस चीज को हटाया जाता है, तो ये अब एक इन्फिनिटी टाइम तक जो है वो एडिशनल 4% का सुपर टैक्स तो लगा हुआ ही है। Okay. और ये हर सेक्टर पे एप्लीकेबल ही है। तो Right. ये तो गवर्नमेंट लगा चुकी है। लेकिन बिल्कुल आपकी बात बजाय कि जिनके प्रॉफिटेबिलिटीज कंपनीज की बहुत अच्छी थी उन पे गवर्नमेंट ने जो है वो सुपर टैक्स लगाया, और ये अब जो है वो रहेगा
रहेगा जब तक गवर्नमेंट इसको खुद नहीं हटाती। तो कमिंग बैक टू योर पॉइंट के बैंकिंग सेक्टर जो है वो अट्रैक्टिव लगता है और मुझे सेफ लगता है एट दिस पॉइंट टाइम। इसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर ऐसा सेक्टर है, स्पेशली जो यूरिया मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास मुझे लगता है काफी रूम है, उनकी वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनमें काफी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मौजूद है और फिर ओवर एंड अबव आपको डिविडेंड यील्ड भी जो है वो बहुत अच्छी मिल रही है। सो आप बैंकिंग सेक्टर और फर्टिलाइजर सेक्टर जो है वो मुझे रिलेटिवली इस सिनेरियो में सेफ लगते हैं। प्लस इनकी जो कंपनीज के पे आउट भी बहुत अच्छे हैं, तो पे आउट अच्छे हैं तो आपकी एक अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड भी, आपको साल का एक अच्छा डिविडेंड भी जो है वो मिल रहा होगा। तो ये तो दो ऐसे सेक्टर हैं जो कि मुझे बहुत ज्यादा सेफ लगते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट ट्रिगर्स की बात करें तो हो एक्सपेक्टेड है कि गवर्नमेंट जो है वो गैस टैरिफ हाइक करने वाली है नवंबर में, बाय द एंड ऑफ नवंबर और अर्ली दिसंबर गैस टैरिफ हाइक होना है। तो अगर गैस टैरिफ हाइक होता है तो इससे जो ईएनपी सेक्टर में कैश फ्लोस के प्रॉब्लम है, स्पेसिफिकली ओजीडीसी एंड पीपीएल में, वो जो है वो काफी हद तक जो है वो सॉल्व होने की उम्मीद है। मैं पुराने सर्कुलर डेट की बात नहीं कर रहा, बट मैं बात कर रहा हूँ कि फर्दर एक्यूमुलेशन ऑफ सर्कुलर डेट। तो अगर गैस प्राइसेस गवर्नमेंट ने बढ़ा दी तो जो कैश फ्लोज हैं वो काफी हद तक जो है वो बेहतर हो जाएंगे इन ईएनपी कंपनीज के। तो इनको भी जो है वो कंसिडर करना चाहिए, इसमें भी जो है वो एक अच्छी डिविडेंड यील्ड मिलती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सीमेंट सेक्टर भी मुझे एट दिस पॉइंट इन टाइम जो है वो काफी अट्रैक्टिव लगता है और उसकी रीजन ये है कि जो जिस तरीके से कोल की प्राइसेस नीचे आ गई हैं, आप देखें तो 180 185 RB1 RB2 कोल अवेलेबल है। और इवन हम लोग तो जो जो इंडस्ट्री कोल मंगवा रही है वो आजकल ज्यादातर मोजम्बिक और इंडोनेशियन कोल मंगवा रही है, तो उसकी प्राइस तो और कम है, $140 150। तो जो सीमेंट की प्राइसेस है उसमें तो ऐसा कोई कमी नहीं हुई। तो अगर सीमेंट की प्राइसेस यही कंटिन्यू रहती हैं तो ये सीमेंट कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा रोबस्ट हो जाएगी, क्योंकि आपकी कॉस्ट में जो है वो जो कि 45 से 50% कोल की कॉस्ट होती है आपका, वो कब उसमें डिक्लाइन आ गया बहुत सिग्निफिकेंटली और आपकी सेलिंग प्राइस में जो है वो कोई खास डिक्लाइन नहीं आया। हाँ, एक रिस्क सीमेंट सेक्टर में ये रहता है कि प्राइस वॉर ना हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली there is around 15 to 16 million ton of capacity is coming online in the next 1 to 1.5 years. तो वो लोगों को थोड़ा एक फेयर इस बात पे है कि ये प्राइस वॉर जो है वो हो सकती है। बट अब तक तो हमें कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आई। 3 कंपनीज के नोटिस ऑलरेडी आ गए हैं, इंक्लूडिंग बेस्ट वे सीमेंट, फौजी सीमेंट और मेपल लीफ सीमेंट, जिन्होंने क्लीन फायर किया। कोई ऐसी बड़ी प्राइस वॉर तो हमें नहीं नजर आई है कि किसी ने प्राइस कम की हो। तो आई थिंक सीमेंट सेक्टर को भी कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि वहां पे भी वैल्यूएशन जो है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो आई थिंक इन 3 से 4 सेक्टर्स पे जो है वो फोकस रखना चाहिए, विच इंक्लूड्स बैंक्स, फर्टिलाइजर, ENPs एंड सीमेंट्स। ताहिर अब्बास, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे अरसलान सिद्दीकी और ताहिर अब्बास। दोनों ने हमें एक्सप्लेन किया कि मार्केट में जो चैलेंजेस हैं वो शॉर्ट टर्म हैं, बिकॉज कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि $1 से $1.5 बिलियन की लाइबिलिटी के लिए गॉड फॉरबिड पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। और जो पेमेंट के इनफ्लोज हैं और जो करंट लाइबिलिटीज़ के नंबर्स हैं वो भी ये सजेस्ट कर रहे हैं कि सिचुएशन इतनी ग्रेव, इतनी इंटेंस नहीं है कि जितनी कुछ लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो 30 से 32-35 मिलियन डॉलर के नंबर्स की ट्वीट्स या जो नंबर्स व्हाट्सएप पे चल रहे हैं वो 1 जुलाई की लाइबिलिटी के नंबर्स हैं। नवंबर तक काफ़ी सारी पेमेंट्स हो गई हैं। आज का रिलीज़ सजेस्ट करता है कि $3 बिलियन से ज़्यादा की डेट लाइबिलिटीज़ पाकिस्तान मीट कर चुका है। सो $10 बिलियन तो ऐसे थे जो करंट अकाउंट डेफिसिट रिलेटेड थे। सो इफ़ यू लुक एट द रिक्वायरमेंट, लोकल डेट काफ़ी सारी चीज़ों को ऑफसेट कर रहा है और गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी है कि इंपोर्ट को कर्टेल किया जाए, बट उसका जो लॉस हो रहा है वो ये हो रहा है कि गवर्नमेंट इज़ अनएबल टू कलेक्ट द टैक्स, जिसकी वजह से IMF कहता है कि अगर आप टारगेट मीट नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम नहीं रिज्यूम होगा। प्रोग्राम रिज्यूम नहीं होगा तो अगेन पाकिस्तान को डेट को रेस करने में मसाइल हो सकते हैं। लेट्स सी कि ये 28-29 नवंबर तक जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का इशू है, गवर्नमेंट इसको ओवरकम कर पाती है या नहीं कर पाती, बिकॉज इस वक्त पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान का सिस्टम, सब कुछ इससे लिंक्ड है। अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए तो गवर्नमेंट इस इशू को एड्रेस करने में गवर्नमेंट को कामयाब होना चाहिए, अदरवाइज़ पाकिस्तान में मसाइल ही मसाइल हैं। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।